नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 24 मई और शुरू करते हैं 24 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देखिए एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके तहत कितने एम्स हैं जो स्थापित किए जाने की मंजूरी मिल गई है? इसका सही आंसर है 22। यस मेरे साथियों, तो भारत में 22 एम्स है जो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 6 एम्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करना शुरू कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे एम्स को मैं बता चुका था पहले आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत यहाँ पे एम्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर जो यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है उसे बैलेंस कर सके और उसे ज्यादा बूस्टअप भी कर सके। देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो इंडिया की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज की गई है ना, वो हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर की गई है। तो एम्स को स्टैब्लिश किया जा रहा है जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ये स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली थी, आपको मैंने बताया था। देखिए तो पुरानी फोटो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो मनोहर लाल खट्टर जी इन्होंने अप्रूव कर दिया। देखिए 200 एकड़ जमीन को फॉर द एम्स इन रेवाड़ी। तो ये याद कर लीजिएगा कि जो 22 नए एम्स है स्थापित किए जा रहे हैं किस योजना के तहत में। ये क्वेश्चन देखिए कल बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसे यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत की बात करते हैं तो भारत में पहली बार जो एम्स है वो कहां पे स्थापित किया गया। देखिए बहुत ही शानदार कहानी है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका विजन ये था कि भारत की जो पहली एम्स की स्थापना की जाए वो कलकत्ता में की जाए। लेकिन उस समय 1956 में जो पश्चिम बंगाल है मेरे साथियों, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे वो थे यहाँ पे विधान चंद्र रॉय। तो विधान चंद्र रॉय ने उनका जो ऑफर था वो रिफ्यूज कर दिया और इस तरह से भारत का जो पहला एम्स था वो स्टैब्लिश किया गया है भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, बच्चे याद कर लीजिएगा, तो राजकुमारी अमृत कौर, या मैं सिंपल कह सकता हूं अमृत कौर, क्योंकि जब ये हेल्थ मिनिस्टर आई है ऑफिशियल तौर पे तब ये राजकुमारी नहीं है, इनका जो टाइटल है वो हटा दिया गया था। क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद है, आर्टिकल 18 है, जो ये अधिकार देता है, ये अधिकार कहा गया है कि सब समान है, समानता के अधिकार में शामिल किया गया है और टाइटल्स को हटाने की बात यहाँ पे की गई थी। तो राजकुमारी राजकुमार अब यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान में ये बात कही गई है समानता के अधिकार के तहत, राइट टू इक्वालिटी के तहत। ठीक है, चलो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जब बात करते हैं बच्चे वो ये है कि किसे अप्रूव किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर 3 इयर्स 2024 तक। तो ये बने यहाँ पे नरेंद्र बत्रा जी। ये याद कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि हम बात करें पे देखिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से एक है। देखिए कौन सा बच्चे, आप कहेंगे नरेंद्र बत्रा जी का। देखिए आप देख पाएंगे बच्चे जो नरेंद्र बत्रा जी हैं, इन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट चुन लिया गया है फॉर द सेकंड टर्म। 47 यहाँ पे कांग्रेस हुई थी, कॉन्फ्रेंस कांग्रेस एक ही बात है यहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे पार्टी से नहीं है, कांग्रेस मतलब सम्मेलन भी होता है। ठीक है, ये बात को समझिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई बच्चे, कांग्रेस कह दीजिए, और साथ ही साथ में देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। आपको बता दो कि थर्सडे को या प्रीवियसली जो थर्सडे निकला हमारा, अभी जो पिछला थर्सडे निकला है, इसमें देखिए भारत के जो खिलाड़ी हैं और जो गोलकीपर है इंडियन हॉकी टीम के, जिनका नाम है पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश को देखिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एथलीट कमेटी का मेंबर। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो किया गया बच्चे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे कई बार यहाँ पे पूछा गया है और मेरे से भी पूछा गया था, मैं आपसे पूछ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कि भारत ने ओलंपिक्स में कितनी बार यहाँ पे हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए केबीसी में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुनो, मैं अक्सर केबीसी दिखता रहता हूं, मैंने बहुत क्वेश्चन दिखा है केबीसी के अंदर यहाँ पे। तो भारत ने कितनी बार यहाँ पे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी के अंदर, तो यहाँ पे सही आंसर बच्चे देखिए 8 है। यस, आपको बता दो कि 1928 से देखिए 1956 तक कंसेक्यूटिव यहाँ पे 6 बार लगातार यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है देखिए भारत की हॉकी टीम ने। फिर यहाँ पे गैप हुआ था, फिर 64 में और लास्ट में देखिए 1980 में। तो 1980 में देखिए लास्ट बार यहाँ पे जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया था इंडियन हॉकी टीम के द्वारा। ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं मैं, ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे मेडल जीते हैं इंडियन की हॉकी टीम ने। चलो भारत की हॉकी टीम की जब बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद की बात तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब मैं बताऊं तो कंसेक्यूटिव इन्होंने 3 यहाँ पे देखिए जो ओलंपिक गोल्ड मेडल टीम थी उसकी मेंबर रहते हैं 28 में, 32 में, 36 में। देखिए बर्लिन ओलंपिक्स का एक किस्सा याद आता है कि जब इन्होंने लगातार गोल मारते चले गए थे तो ये देखा गया कि इनकी हॉकी में कुछ चुंबक तो नहीं है जो गोल जो यहाँ पे बॉल को अपनी तरफ खींचता रहता है। इनकी
हॉकी स्टिक को तुड़वा दिया गया था, लेकिन जादूगर है भैया अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। द विजार्ड ऑफ द हॉकी ये कहा जा रहा है। और इन्हीं के जन्मदिन को देखिए भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया बच्चे कि भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है जिसे बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद करिए पे मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 1956 में इन्हें देखिए पद्म भूषण से अवार्ड मिला था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अच्छा देखिए अभी हुआ क्या है, जो 47 यहाँ पे इंडियन 47 जो यहाँ पे देखिए कॉन्फ्रेंस हुई है या कांग्रेस कह दीजिए, तो इसमें देखिए इंडिया की जो हॉकी टीम से एक अवार्ड मिला है जिसे बोलते हैं एटिने ग्लिचिच अवार्ड। तो एटिने यहाँ पे ग्लिचिच अवार्ड है जो दिया गया है वर्चुअली यहाँ पे इंडिया की हॉकी टीम को। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वर्बली भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये मुझे लगा अच्छा, अभी हम जब बात करते देखिए हाइपरवर्ज, तो हाइपरवर्ज ने रिसेंटली अनाउंस कर दी है पार्टनरशिप यहाँ पे किस बैंक के साथ में टू फैसिलिटेट, तो देखिए यहाँ पे किस बैंक के साथ में टू पावर एआई बेस्ड यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग सिस्टम को। मतलब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए अब यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये कोलैबोरेशन किया यहाँ पे किसने बच्चे देखिए हाइपरवर्ज ने। तो हाइपरवर्ज ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया? इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज यहाँ पे एसबीआई। यस मेरे साथियों, अब एक क्वेश्चन बनता है सर ये हाइपरवर्ज करता क्या? देखिए आपने नाम सुना पे केवाईसी, मतलब यहाँ पे नो योर कस्टमर। देखिए एक्चुअली पूरा जो बात की जा रही है यहाँ पे केवाईसी के बारे में, तो केवाईसी के अंदर देखिए अगर हम एक एजेंट यहाँ पे मैनुअली जाता है तो कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो हाइपरवर्ज क्या करने वाला मेरे साथियों, एक आर्टिफिशियल देखिए उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर यहाँ पे जो केवाईसी हो जाती है, और जितनी जल्दी केवाईसी हो जाएगी उतनी जल्दी एक एजेंट यहाँ पे अकाउंट्स को ओपन कर पाएगा। तो इनका सिंपल सा मूव ये है कि हम पर डे यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का जो सिस्टम उसे 10 टाइम्स कर सकें, उसे और ज्यादा बढ़ावा दे सके। देखो सिंपल सी बात है मेरे साथियों, जिस बैंक में जितने ज्यादा अकाउंट होंगे ना तो वो बैंक उतना ज्यादा प्रॉफिट में रहता है, और इसलिए तो बहुत सारे स्कीम्स होती हैं जो लगातार बैंक देते रहती हैं। अभी मैंने बताया था आपको, देखिए कि यहाँ पे एक बैंक है जिसका नाम है जन बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा था कि आपको जो नंबर चाहिए वो नंबर ले लीजिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो, चाहे वो यहाँ पे आपका करंट अकाउंट का हो। इसी तरह से पीएनबी ने देखिए यहाँ पे 3 in 1 अकाउंट है वो देना शुरू कर दिए। तो ये सही बात है कि सबके सब अपने कस्टमर्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने यहाँ पे ब्रांचेस को फैलाना चाहते हैं। तो एसबीआई ने देखिए केवाईसी की प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया है, जिससे जल्दी से जल्दी यहाँ पे देखिए अकाउंट्स को ओपनिंग हो जाए। वैसे एसबीआई तो भैया अपने अलग ही रूप में जाना जाता है। चलिए टोकन नंबर 5 पे मिलेगा या काउंटर नंबर 4 पे जाओ, चलो कोई जो भी हो। तो यहाँ पे हाइपरवर्ज के साथ उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, छोटी सी बात है, देखो ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है जो इंटरफ्रेंस से मिलने वाला है। तो वर्चुअली या आप देखिए यहाँ पे देखिए जो एजेंट्स है ना वो बिना कांटेक्ट में आए यहाँ पे जल्दी से ओपन कर सकते हैं अकाउंट्स को 10 टाइम फास्टर, और यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 99.5% इसकी एक्यूरेसी मानी गई है। मतलब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें जो फोटोज होने वाली है, वैसे आधार कार्ड में जो फोटोज होती हैं उन्हें एक्यूरेट मैच कर सकता है। और साथ ही साथ में कुछ देखिए कि स्कैन की प्रोसेस भी होगी इसके अंदर, डेफिनेटली उनका सिस्टम जानता हूँ। चलो, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। मुंबई में हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खन्ना जी देखिए भी कौन है, चेयरपर्सन है, याद कर लीजिएगा। 1 जुलाई 1955 को स्थापित हुआ था ये एसबीआई। वहीं पे हम जब बात करते हैं हाइपरवर्ज के बारे में बच्चे, तो 2014 में बना है, और ये केवाईसी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर चुका है। बहुत सारे बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। देखिए सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है बच्चे, देखिए कि इंडियन के द्वारा स्टैब्लिश की जाने वाली कंपनीज में से एक है। तो यहाँ पे केदार कुलकर्णी ये को फाउंडर और सीईओ है यहाँ पे हाइपरवर्ज के। बहुत अच्छी बात है जो कही जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं भारत ने तरक्की तो की है, सत्य बात है, मेरा भारत महान। देखिए हम जो बात करते हैं एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई को लेके मुझे बहुत प्यारा क्वेश्चन सामने आया, मैं आपको बता देता हूं। देखिए एसबीआई की स्थापना के पीछे बहुत बड़ा महत्व रहा था, और एसबीआई का इतिहास भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि भारत के अंदर हम जब बात करते हैं तो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। देखिए बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो बैंक ऑफ बॉम्बे बना था 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास बना था 1843 में, और बैंक ऑफ बंगाल बना था 1806 में। सबसे पहले बैंक ऑफ यहाँ पे बंगाल बना है। इन तीनों बैंकों को एक कर दिया गया, और इन तीनों बैंकों को एक करके बना, देखिए कौन सा पे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों बैंकों को एक कर दिया गया मेरे साथियों, जिससे 1921 में बना था पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को देखिए बनाया गया कौन सा है, एसबीआई। और किस समिति के आधार पे मेरे साथियों, तो आंसर है गोरवाला कमेटी की सिफारिश के आधार पे। तो यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करती थी, इन्हें पहले मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से देखिए एसबीआई की स्थापना की गई है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भारत के सबसे बड़े बैंक में से एक है। और किस कमेटी के आधार पे बच्चे, गोरवाला कमेटी के आधार पे। आपको एक बात जान के हैरानी और होगी, इनका नाम आप जानते होंगे जिनका नाम है जॉन मथाई। यस, इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना हूं, देखिए इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर हैं और उन्होंने 2 बार यहां पे बजट प्रस्तुत किया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे ये है कि देखिए ये अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं इसी की तो बात करने वाला था कि एसबीआई को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा हूं। देखिए तो एसबीआई के जो पहले चेयरमैन बने बच्चे वो कौन है पे, जॉन मथाई, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं आपको बता दूं, सुनो, ये सारे के सारे फैक्ट जो मैं बता रहा हूं, तो कई बच्चे में कमेंट्स करते हैं सर आप फैक्ट ज्यादा पढ़ाते हैं, यहाँ पे करंट को थोड़ा कम लेते हैं। देखो करंट मतलब नहीं है, क्या मतलब, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं उनका आंसर देना शुरू कर दूं, जब तक आपको उनके एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगा बच्चे हम कैसे काम करने वाले हैं। तो मैं जो करा रहा हूं वो मुझे पता है कि मुझे कराने दीजिए, क्योंकि मुझे इनकी जड़ें पता है। आपको शायद इसका आज एहसास नहीं होने वाला, लेकिन आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे बच्चे, जब एग्जाम में जाएंगे ना, तो यहाँ पे हर एक चीज की जो वैल्यू है वो समझ में आने वाली है। किसी ने सत्य कहा है मेरे साथियों, हर चीज की कदर होती है मिलने से पहले, खोने के बाद। चलो हम जब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया ये है कि भी हाल ही में देखिए खबरों में है एक यास, ये किससे संबंधित है, ये चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, ये हिमशैल है, आइसबर्ग है बच्चे। तो यास देखिए जो यहाँ पे क्या साइक्लोन है जो आने वाला है बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की तरफ। तो यास देखिए यहाँ पे साइक्लोन है। अभी देखिए हम जब बात करते हैं तो तौकते या तौकते जो भी आप कह सकते हैं, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें, वो भारत में आया था फ्रॉम दी वेस्टर्न साइड। अब देखिए ईस्टर्न तरफ से ये जो साइक्लोन है ये आ चुका है, देखिए इंडियन ओशन से मूव किया है बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी की तरफ। देखिए अंडमान सी की तरफ ये है कौन सा, देखिए अंडमान सी। और इसका जो मेजरली हिट होने वाला है वो होने वाला देखिए उड़ीसा में, और कहां पे बच्चे देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर, खासकर कह सकते हैं जो उत्कल तटीय मैदान है, जो उत्कल तटीय मैदान है वहां पे इसका जो इंपैक्ट वो ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए कहीं ना कहीं अलर्ट जारी कर दिए गए हैं पूरे भारत के अंदर। एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी काफी अलर्ट में है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार से कोई नुकसान ज्यादा ना पहुंचे। हम जब बात करते हैं देखिए मेरे साथियों, तो मई 26 यानी कि 2-3 दिन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है ऑन द वेस्ट साइड, ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा बच्चा पे उड़ीसा है, मैंने ईस्ट कहा था वेस्ट कहा था, शायद ईस्ट ही कहा था, थोड़ा उसमें गलती मत करना, ठीक है, मैंने ईस्ट कहा था उससे। चलो अब देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है यहां से कि सर इस साइक्लोन का जो नाम है वो किस देश के द्वारा दिया गया है। तो जैसे देखिए ताउते की बात करते हैं तो ताउते का जो नाम है वो दिया था म्यांमार के द्वारा। तो आपको बता दो मेरे साथियों कि यहाँ पे जो यास आया है इसका नाम दिया पे ओमान के द्वारा। पहली बात तो ये है, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को हिट करने वाला है। और हम जब बात करते हैं देखिए जो यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, आईएमडी जो है भारत का, उनका ये कहना है कि तूफानी चक्रवात खतरनाक हो सकता है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे अम्फान आया था अभी कुछ साल पहले, 1 साल पहले, तो देखिए बच्चे यहाँ पे अम्फान की तरह ही देखिए यहाँ पे जो साइक्लोन है ये खतरनाक हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है। देखिए अभी बताया मैं आपको ताउते आया था, देखिए जिसको नाम दिया पे जापान के द्वारा, जिसने भारत के देखिए जो बात करते हैं पश्चिमी घाटी का जो इलाका है, जो पश्चिमी कोस्टल एरिया है, जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज पे ज्यादा इंपैक्ट किया था, काफी तबाही भी मचाई इसने और काफी देखिए चेंजेस मिले थे हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को इससे। अच्छा इसका जो नामकरण है ना ये म्यांमार के द्वारा किया गया था। और आपको पता होना चाहिए मेरे साथ कि जो ताउते का जो नामकरण है वो एक छिपकली के नाम पर किया गया है, लिजार्ड के नाम पर किया गया है। शायद ये वाला फैक्ट आपको मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन अब बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो नामकरण है बच्चे वो यहाँ पे देखिए किसके नाम पर किया गया, छिपकली के नाम पर किया गया था। सुनो अब देखिए हम जब बात करते हैं, देखिए विश्व के अंदर हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर आने वाले तूफानों को हमने अलग अलग नामों से जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हैव अ लुक ऑन दिस, देखो यहां पे हम जब बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, और यहां पे देखिए हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन के एरिया में, तो यहां पे आने वाले जो भयंकर तूफान उन्हें बोलते हैं टाइफून्स। इसी तरह से इंडियन ओशन की जब बात करेंगे तो इंडियन ओशन में यहां पे आने वाले जो तूफान बच्चे ने बोलते हैं साइक्लोन्स। क्या यहाँ पे देखिए साइक्लोन्स है। और खासकर हम जब बात करते हैं तो साउथ, देखो जो साउथ पैसिफिक ओशन का इलाका ना भी है ना, यहाँ पे साइक्लोन्स है। देखिए हम जब बात करते हैं अटलांटिक के बारे में तो नॉर्थ अटलांटिक, और यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का जो देखिए वेस्टर्न पोर्शन है यहाँ पे हरिकेन्स है। तो यहाँ पे हरिकेन्स आ रहे हैं, ये बेसिकली है।
अब इनका नाम कैसे है, किस प्रकार से, इसकी देखिए क्लास थोड़ी मैं अलग लूंगा कभी ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि इनका फॉर्मेशन अलग होता है और यहाँ पे बहुत सारे कारण है। देखिए ओशनिक करंट भी है, यहाँ पे कई बार देखिए हवा को बदलना भी है। देखिए मौसम में परिवर्तन तो मेन कारण होता ही होता है। अभी आपको बता दूं कि जिस तरह से अंटार्कटिका से A76 अलग हुआ है, तो कैरेंटी से यहां से चीजें बदलेंगी और इनका इंपैक्ट और ज्यादा बदल सकता है। अल नीनो ला नीनो इनकी कंडीशन भी बनती है, उन पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बच्चे। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की गई है, वो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये की गई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। यस, तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया है कोविड-19 के अंदर, उनकी यहाँ पे देखभाल की जाएगी। तो देखभाल है, एजुकेशन है और ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये दिया जाएगा 21 वर्ष तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3,000 रुपए की जो पर मंथ जो राशि है वो मिलने वाली है इन बच्चों को। देखिए बहुत सारे राज्यों ने ना इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। देखिए मैं बता दूं मेरे साथ कि आज से 10 से 15 दिन पहले यहाँ पे सोनू सूद जी के द्वारा देखिए इस प्रकार का एक वीडियो है जो सर्कुलेट किया गया था, जिसमें उन्होंने मैसेज किया था कि देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी मानव तस्करी ना हो। देखिए ये भी बहुत बड़ा खतरा था यहाँ पे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो खतरा था बहुत ज्यादा बढ़ने वाला था, यहाँ से बढ़ भी सकता था, बढ़ भी चुका है कई देशों के अंदर। इसकी रिपोर्ट्स आ चुकी है, ठीक है, WHO ने रिपोर्ट दी है और यूएन के अंदर भी देखिए कुछ कमिटीज हैं जो इस पे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि सोनू सूद जी के द्वारा एक मैसेज था और कहीं ना कहीं इनके इस मैसेज के बाद देखिए ये जो कार्य है ना ये बहुत ज्यादा एक्टिव कर दी गई, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है राज्य सरकार के द्वारा। एटलीस्ट ये कार्य तो राज्य सरकार के द्वारा मैं प्रोत्साहित करता हूं और मैं बहुत अच्छा मानता हूं इन सबको। तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे कार्य किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें उत्तराखंड भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, बहुत सारे राज्य हैं। चलिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो तीरथ सिंह रावत देखिए मुख्यमंत्री है, बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, 13 जिले है और 9 नवंबर 2000 को ये बना था यूपी से अलग होके। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अभी हाल ही में किसे द सुपरमैन के रूप में नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं नाइस्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के बारे में, तो इसमें शामिल किए गए देखिए भारत के यहाँ पे नव भाटिया जी, ये सुपर फैन बने हैं, पहले सुपर फैन बने जिसमें शामिल किए गए हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है कि बास्केटबॉल के प्रचार के लिए बहुत सारे कार्य किए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत सारे बास्केटबॉल के जो यहाँ पे कोर्ट्स है वो बनाए हैं कनाडा के अंदर। साथ ही साथ इनका देखिए सिंपल गोल है कि टू यूनाइट पीपल थ्रू द गेम ऑफ द बास्केटबॉल, और इनकी इस लगन को देखते हुए यहाँ पे देखिए नाइस्मिथ के जो हॉल ऑफ फेम है उसमें शामिल किया गया है। देखिए कोई वेरिएंट जो वेरिएंट है इनको देखिए ऑफिशियल तौर पे शामिल किया गया था 16 मई 2021 को, क्योंकि इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी यहाँ पे हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, यहाँ पे जनवरी 2020 के अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है देखिए आजकल तो। और इसकी जब मैंने न्यूज कटिंग पढ़ी थी ना और मैंने जब लोगों को सुना मुझे थोड़ी हंसी भी आई थी। सुनो कोई दिक्कत नहीं है, देखो लोग के यहाँ पे तर्क अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हैव अ लुक ऑन दिस। यहां पे क्वेश्चन कहा जा देखिए कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत को पीछे छोड़ दिया है? आप सबने गारंटी से इसको तो सुना होगा बच्चे, और इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए बांग्लादेश। यस, तो अभी यहाँ पे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से ज्यादा हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देखिए यहाँ पे डॉलर्स की बात की जा रही है, तो 2227 डॉलर्स यहाँ पे कहा जा रहा है देखिए बच्चे। और यहाँ पे जब भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है 1947 डॉलर्स, जो 280 डॉलर्स यहाँ पे कम है पर कैपिटा इनकम के मामले में। सबसे मजेदार बात यह है कि 2007 की देखिए इन द ईयर 2007 में यहाँ पे बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम थी वो एग्जैक्टली हाफ थी यहाँ पे इंडिया के पर कैपिटा इनकम से। तो ऐसा क्या हुआ मेरे साथियों कि भारत यहाँ पे पीछे रह गया और बांग्लादेश तरक्की करके चला गया? देखिए मेन जो कारण होता है किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए वो बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों, देखिए जीडीपी की बात की जा रही है और जीडीपी के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए कोई यहाँ पे मार्जिनल प्राइस पे भी है, कोई यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं तो पीपीपी की जब बात करते हैं उस पर भी निकालते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी है मेरे साथियों, फैक्टर कॉस्ट भी होता है, ये दो कॉस्ट होते हैं। अब अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स के होंगे तो जानते होंगे कि जीडीपी मार्जिनल प्राइस पे थोड़ी सी अलग होती है, फैक्टर कॉस्ट पे थोड़ी सी अलग होती है। तो मैं बता दूं आपको छोटी सी बात कि यहाँ पे ये जो पर कैपिटा इनकम निकाला जा रहा है, देखिए ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश आगे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत यहाँ पे गरीब हो गया, कि भारत को चिंता करने की बात चलने वाली है। देखिए मेन यहाँ पे जो इश्यू है वो है किसको लेके बच्चे, पे पॉपुलेशन को लेके। पॉपुलेशन की कंपैरिजन में देखा जाए तो बांग्लादेश देखिए बहुत पीछे है इंडिया के कंपैरिजन में, सही बात है। तो ये एक चिंता का कारण तो है, मैं ये नहीं कहूंगा चिंता का कारण नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि भैया यहाँ पे ना लोग सरकार यहाँ पे माथा पटक के बैठ जाए कि अब क्या होगा हम तो कंगाल होने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है।
मतलब ये है कि पॉपुलेशन को लेकर बात चल रही है, लेकिन ये सत्य बात है मेरे साथियों कि बांग्लादेश आगे निकल गया है। ऐसे तो मैं बताऊं, देखो श्रीलंका तो बहुत पहले से आगे है। श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कहीं ज्यादा है। उसकी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता भी कितना है, लेकिन कहीं ज्यादा माना गया है, कहीं ज्यादा है इन सबसे, ठीक है। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा गया कि आईएमएफ के द्वारा ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था बच्चे कि बांग्लादेश की जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है ना, वो इंडिया से आगे चली गई है। और जो बांग्लादेश, चलो ठीक है, हम जब बात करेंगे देखिए बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश जो पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 में से आजादी मिली थी। और देखिए यहाँ पे आजादी का जो वर्ष है 50 वर्ष पूरे कर लिए थे। और 26 मार्च 2021 को नरेंद्र मोदी जी 15 महीने की पैंडेमिक की सिचुएशन के बाद पहली विदेशी यात्रा पे गए थे देखिए बांग्लादेश के अंदर, जहां पे इंडिपेंडेंस डे के रूप में उन्होंने देखिए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी किए हुए थे। तो बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि भारत की सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये याद कर लीजिएगा बच्चे, देखिए तो भारत की सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ मिलती है, 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और भारत का एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से देखिए बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये सारे के सारे फैक्ट एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जाते हैं। चलो यहां पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट लगा है, तभी से ले लिया है, उसके पीछे कारण क्या मैं वो बताने वाला हूं। ह्युआन लोंगपिंग का निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है भारत के पड़ोसी देश से, जिसका नाम है चाइना। अब इस सर है कौन यहाँ पे ह्युआन देखिए लोंगपिंग? तो ह्युआन लोंगपिंग की जब बात करते हैं तो इन्हें चाइना में नाम दिया गया जिसे कहते हैं द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। अब सर ये है क्या? तो ये चाइना के अंदर जो चावल की खपत है वो सबसे ज्यादा है। और ये भी बता दो मेरे साथियों कि चाइना यहाँ पे चावल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करता है, उत्पादन भी करता है। लेकिन इतना उत्पादन करने के बावजूद भी मांग इतनी ज्यादा है कि चाइना यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए आयात भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, लेकिन खपत इतनी ज्यादा है बच्चे, कंजप्शन इतना ज्यादा है कि यहाँ पे चाइना को हर साल देखिए बहुत मात्रा में जो चावल है वो अन्य देशों से देखिए इंपोर्ट करने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं। तो चावल की अच्छी किस्मों को विकसित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे। तो वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, इनका नाम है पे ह्युआन लोंगपिंग के बारे में, जिन्होंने देखिए साइंटिफिकली यहां पे देखिए हम जब बात करते हैं तो हेबई जो प्रांत पड़ता है इनका, तो हेबई प्रांत के अंदर उन्होंने क्या किया देखिए चावल की बहुत अच्छी जो किस्में उसको विकसित किया। और इसी कारण से इन्हें नाम दिया, कौन से देखिए बच्चे पे नाम दिया पे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। तो इनको देखिए बहुत सारे प्राइज मिल चुके हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक जो चाइना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है वो मिल चुका है 2019 के अंदर, ठीक है। बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। चलो तो ये ह्युआन लोंगपिंग है जिनकी फोटो में आपको मैंने दिखा दी है, चाइनाज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दो, देखो मैंने क्या बताया कि चाइना देखिए विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, सत्य बात है। और यहाँ पे कंजप्शन इतना ज्यादा है कि उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी दिसंबर की बात कर रहा हूं, 17 दिसंबर 2020 को पहली बार 30 सालों के बाद यहाँ पे चाइना ने भारत से देखिए राइस को इंपोर्ट किया है। ये बहुत बड़ी बात थी। वैसे टेंशन चल रही थी बॉर्डर्स पे, देखिए बॉर्डर्स पे टेंशन चलने के बावजूद देखिए हुआ क्या मेरे साथियों कि चाइना को मजबूरन ये कहना पड़ा कि यार भारत की जो चावल की किस्में है ना वो बहुत अच्छी है और उनकी मांग बहुत बढ़ रही है और भारत यहाँ पे सस्ते दरों पे चावल को दे भी सकता है। तो यहाँ पे टेंशन के बावजूद देखिए यहाँ पे ट्रेड को बढ़ाया गया और भारत ने देखिए धीरे दिखाते हुए यहाँ पे अपना ओपन यहाँ पे कहते हैं कि देखिए उदार नीति के तहत कह सकते हैं, लिबरल नीति के तहत कह सकते हैं, चाइना को देखिए चावल दे भी दिए। तो बहुत बड़ा कंसाइनमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 3 डेकेड्स के बाद देखिए चाइना ने देखिए पहली बार जो इंपोर्ट किया है राइस फ्रॉम द इंडिया। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का जो उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में होता है और जो चावल अनुसंधान केंद्र है जो राइस रिसर्च सेंटर बच्चों को कहां पे देखिए कटक में है, याद कर लीजिएगा। चलो तो ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो ये है कि टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस ने एक लॉन्च कर दिया है को इनोवेशन एंड एडवांस रिसर्च सेंटर किस कंट्री के अंदर। तो टीसीएस ने देखिए ये जो सेंटर है तीसरा सेंटर लॉन्च किया है, ये क्या है एम्स्टर्डम में यहाँ पे नीदरलैंड के अंदर। इससे पहले 2 सेंटर्स को लॉन्च कर चुके हैं, न्यूयॉर्क और यहाँ पे टोक्यो के अंदर। देखिए टीसीएस का सिंपल से कहना है कि वो ग्लोबली यहाँ पे देखिए लोगों को हायर करने वाली है और ग्लोबली यहाँ पे देखिए लोगों को यहाँ पे इनोवेट करने वाली है टेक्नोलॉजी को लेके। और भारत के अंदर देखिए जो ब्रेन होता है, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। समस्या ये नहीं है कि भारत विकास नहीं कर पा रहा है, समस्या ये है कि भारत के अंदर जो वास्तव में ऐसे लोग जो विकास कर सकते हैं ना, इनको यहाँ पे बाहरी और विदेशी कंपनियां बहुत अच्छा ऑफर देके विदेश ले जाती हैं।
तो टीसीएस का ये कहना है कि हम उल्टा करने वाले हैं, हम देखिए बाहर के टैलेंट को इंडिया लेके आएंगे ताकि इंडिया की जो चीजें और डेवलप कर सके, और इसके लिए बहुत सारे देखिए कोऑपरेटिव जो इनके सेंटर्स है वो स्टैब्लिश किए गए हैं। एम्स्टर्डम में अब स्टार्ट किया जा रहा है, इससे पहले न्यूयॉर्क में और टोक्यो में वो स्टैब्लिश कर चुके हैं। ये सिंपल सा फैक्ट है। टीसीएस की जब बात करते हैं तो देखिए राजेश गोपीनाथन देखिए यहाँ पे इसके सीईओ हैं। 1 अप्रैल 1968 को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जब भारत में देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात बहुत कम होती थी, तभी यहाँ पे इसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। और देखिए हम जब बात करते हैं तो फकीर चंद कोहली जी देखिए यहाँ पे इसके फाउंडर्स में ऐसे के, और यहाँ पे जियादिर टाटा बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया बच्चे ये कि देखिए गूगल का जो पहला फिजिकल रिटेल स्टोर है, यस मेरे साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गूगल ने यहाँ पे तय कर दिया है कि वो भी अब देखिए यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे रिटेल स्टोर में आने वाली है। तो गूगल ने किस शहर के अंदर अनाउंस कर दिया है अपनी पहली फिजिकल रिटेल स्टोर की ओपनिंग को, और ये अनाउंस किया पे न्यूयॉर्क के अंदर। यस, तो न्यूयॉर्क के अंदर देखिए पे गूगल अपना पहला जो रिटेल स्टोर है वो ओपन करने वाला है। इससे पहले देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन माध्यम से अपनी चीजों को बेचा करता था, चाहे वो फोन हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, लेकिन अब पहली बार जो रिटेल स्टोर है ना वो ओपन करने वाला है न्यूयॉर्क के अंदर, मैनहट्टन आइलैंड के अंदर। देखिए तो न्यूयॉर्क में जो मैनहट्टन आइलैंड है वहां पे इसकी ओपनिंग होने वाली है, इंपॉर्टेंट है। अगर गूगल की बात करते हैं तो देखिए सुंदर पिचाई जो सबसे ज्यादा यहाँ पे सैलरी लेने वाले सीईओ में से एक है। देखिए सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा सैलरी लेने वाले सीईओ की लिस्ट में एक है। ठीक है, 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया यूएसए में इसको स्थापित किया गया था लैरी पेज के द्वारा। सिंपल सा फंड है। चलिए आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको मैं बताने वाला था, लेकिन आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं कमेंट्स देखना चाहता हूं कि कमेंट्स कितने ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मई को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है बच्चे हर साल इंडिया के अंदर, आप मुझे बता सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि यहाँ पे हर संडे को बच्चे देखो यहाँ पे होने वाला है एक कॉम्बैट, एसएससी कॉम्बैट, जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे प्राइजेस मिलने वाले हैं मेरे साथियों। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए एवरी संडे 12 PM यहाँ पे एसएससी का कॉम्बैट होता है बच्चे, और यहाँ पे देखिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे अनलॉक करना पड़ता है कोड को। तो जस्ट यूज माई कोड ST10 एंड यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं, फ्री है। आप अपनी तैयारी को देखिए बच्चे, और अगर आप रैंक करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखिए कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत कुछ नया मिलने वाला है। देखिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको देखिए बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, जहां पे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं। तो साथियों देखिए क्रैक कीजिए एसएससी एग्जामिनेशन को विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए जस्ट यूज माई कोड यहाँ पे ST10। देखिए फायदे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ पे एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको देखिए बहुत सारे चार्जेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 मंथ्स की बात करेंगे तो देखिए पर मंथ पड़ता है 542 रुपए पर, 542 रुपीज पर। लेकिन अगर सिंपली मेरा कोड यूज करते हैं दैट इज ST10 तो आपको यही पड़ने वाला है फॉर 88 रुपीज पर मंथ। मेरे साथियों हर महीने देखिए 500 रुपए खर्चा भी नहीं है। इतना कम इन्वेस्टमेंट में आपको इतनी बेहतरीन तैयारी कहीं और मिलने वाली नहीं है। इंडिया के टॉप और बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, अपनी तैयारी को अभी और ज्यादा पुशअप कीजिए मेरे साथियों, और ज्यादा बूस्टअप कीजिए। देखिए आपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया है, एक बार अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। एक छोटा सा कोटेशन मुझे याद आ रहा है, आपको मैं चाहूंगा बताना चाहूंगा, सुनो। किसी ने कहा था कि हम जब किसी को फोन करते हैं तो बड़ी आसानी से घंटी बज जाती है, रिंग बज जाती है, लेकिन हम जब स्वयं को फोन लगाते हैं तो वो नंबर बिजी जाता है। हम दुनिया से बात करने में यहाँ पे व्यस्त है, लेकिन खुद से बात करने की सभी लाइनें देखिए यहाँ पे क्या मेरे साथ यहाँ पे व्यस्त चल रही हैं। तो खुद के लिए समय निकालिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। तो इन सब बातों से मैं हरीश तिवारी लेता हूँ विदा। हम कल मिलेंगे 25 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथियों आपको चीजें पसंद आई होंगी, बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिला होगा। चलिए तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।